हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रैक्टिस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एसिड बेस इम्बैलेंस की बात करने से पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्चुअली एसिड और बेस हमारी बॉडी में एक्चुअली है क्या। देखो, जब हम जीआई की बात करते हैं तो माउथ से लेकर के स्टमक एरिया हो गया आपका, और देन आफ्टर आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, राइट। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपका माउथ के अंदर सलाइवा होता है जिसमें सलाइवरी माइलेज वगैरह होता है, टाइलिन होता है, राइट। और सलाइवा जो है एक्चुअली स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है? स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। देन आफ्टर फाइनली यहाँ पे आपका स्टमक जो है, उस स्टमक में आपका हाईली एसिड मिलता है जिसको बोलते हैं हम HCl, जिसकी पीएच लगभग 1 के बराबर होती है। हाईली एसिडिक हो गया। यहाँ पे आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो यहाँ से आपका माउथ से लेकर के पाइलोरिक स्फिंक्टर तक का रीजन जो है वो एक्चुअली कैसा है? एसिडिक रीजन है। देन आफ्टर यहाँ पे आप पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ जस्ट आपका ड्यूडेनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो आता है वो ड्यूडेनम है। यहाँ पे आपका पेनक्रियाज अटैच होता है, और यहाँ पे आपका इसके अंदर जो पेनक्रियाटिक जूसेस वगैरह जो हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस वगैरह, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो यहाँ से आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर के यहाँ तक का रीजन जो है वो एक्चुअली नेचुरली जो है वो कैसा होता है? बेसिक रीजन होता है, राइट। सही है। तो यहाँ पे जब कंसेप्ट आएगा ना डायरिया और वॉमिटिंग का, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट, आगे की तरह। अच्छा, बात करते हैं एक्चुअली पीएच जो है मेन। हम अब जब एसिड बेस और इम्बैलेंस की बात करते हैं तो उसमें हम पीएच की जो बात करते हैं, तो पीएच एक्चुअली में बॉडी की पीएच जो है वो पीएच नॉर्मली कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 जो है अपनी बॉडी की जो है वो क्या होती है? पीएच होती है। बट एक्चुअली ये जो पीएच जो है 7.35 टू 7.45, ये एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या होती है? पीएच होती है। अब बात आती है कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45 है, तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच क्या होगी? इससे ज्यादा होगी या फिर इससे कम होगी? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होता है? ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होता है? ज्यादा होता है। और हमेशा ध्यान रखने की बात ये होती है कि एक्चुअली CO2 का जो नेचर होता है, CO2 जो है, उस CO2 का नेचर जो है ना वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। अगर CO2 का नेचर अगर एसिडिक होता है तो आपकी पीएच को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ड्यू टू एनी रेस्पिरेटरी, जो भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, और रेस्पिरेटरी कंडीशंस में अगर आपका CO2 रिटर्न हो रहा है किसके अंदर? बॉडी के अंदर, तो वो आपका पीएच जो है उस पीएच को डिक्रीज करने का काम करेगा, राइट। ओके। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पीएच आती है वो आती है इससे कम। तो कितनी आएगी? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच जो है वो 7.31 टू 7.41 जो है वो आपके पास में आती है। तो आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली में आपके ब्लड कितने प्रकार के हैं, तो ब्लड आपकी बॉडी में 2 प्रकार के हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 टू लेकर के 7.45 होती है। और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच जो पूछी जाएगी वो आएगी 7.31 टू लेकर के 7.41 जो है आपकी ब्लड की पीएच जो है वो होती है, राइट। ओके। देन आफ्टर हम बात करते हैं PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है 35 से 45 mmOf जो है वो इसकी क्या होती है? पीएच होती है। और देन आफ्टर हम चेक करते हैं बाइकार्बोनेट आयन, तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो होता है आपका 21 से लेकर के 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो हम चेक करते हैं, राइट। ओके। देन आफ्टर हम बात करते हैं PaO2 जो है यहाँ पे आपकी होती है 82 लेकर के 95 जो है
यहाँ पे आपकी नॉर्मल वैल्यू जो है PaO2 की जो है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, हम अप्रोक्सीमेट 100 भी मानते हैं इसको, राइट। ओके, तो चार वैल्यू जो है आप एसिड बेस बैलेंस जो है ना उसमें आप देखते हैं। अब बात आती है कि स्पेसिफिक टेस्ट जो है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एबीजी एनालिसिस, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एबीजी एनालिसिस जो है उसके लिए आप स्पेसिफिक टेस्ट एक्चुअली क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक टेस्ट जो आप करते हो एबीजी एनालिसिस के लिए उसको बोला जाता है एलन टेस्ट। क्या बोला जाता है, एलन टेस्ट बोलते हैं। याद रखना एक एलन चार्ट भी होता है। क्या होता है, एक एलन है चार्ट भी होता है, और ये एलन चार्ट जो है ये बच्चे के अंदर यानी चाइल्ड में जो कलर विजन जो है, कलर विजन के लिए काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं एलन चार्ट, राइट। कलर विजन के लिए जो हम काम में लेते हैं बच्चे में उसको बोलते हैं हम एलन चार्ट, और एडल्ट के अंदर जो कलर विजन के लिए काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं स्चारा टेस्ट। क्या, उसको बोलते हैं स्चारा टेस्ट। बट एलन टेस्ट की जब बात आती है तो एलन टेस्ट जो है वो क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एबीजी एनालिसिस, राइट। ओके, सो हमारे पास में जब एबीजी सॉरी एसिड बेस इम्बेलेंस की बात आती है, हमारे पास में चार कंडीशन जो है वो क्या होती हैं, अराइज होती हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एसिड बेस आपका एसिड बेस आपका दोनों ही कंडीशंस में क्या हो सकता है, अकर हो सकता है। एक आपका जीआई और एक रेस्पिरेटरी। एक आपका जीआई की वजह से आपको अकर हो सकता है, और एक आपका रेस्पिरेटरी की वजह से जो है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप कंडीशन की बात करेंगे तो आपकी बॉडी में नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करूँ तो दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो बॉडी एसिड गेन करेगी या क्या करेगी, बेस गेन करेगी। अब एसिड जो है वो आपका जीआई के अंदर प्रॉब्लम से एसिड गेन कर सकता है, बेस भी आपका जो है वो जीआई की कंडीशन में भी अराइज कर सकता है। अगर एसिड या बेस आपका जीआई की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे मेटाबॉलिक। यहाँ पे आप क्या काम में लेंगे, यहाँ पे काम में लेंगे हम मेटाबॉलिक, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। बेस इज इक्वल टू एल्कलोसिस, यानी बेस को हम एल्कलोसिस भी बोलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। तो रेस्पिरेटरी के मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्चुअली रेस्पिरेटरी भी आपका जो है यहाँ पे एसिड रेस्पिरेटरी की वजह से भी हो सकता है, और बेसिक आपका बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर वो रेस्पिरेटरी की वजह से हो रहा है तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो यहाँ पे आपकी चार कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, और चार कंडीशन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, मेटाबॉलिक 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 एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरी कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है जीआई की वजह से, अगर वो एल्कलाइन गेन कर रहा है या फिर बेसिक रीजन में अगर जा रहा है, बेसिक कंडीशन आपकी बॉडी में राइज हो रही तो हो सकता है वो क्या बोले, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, राइट, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। थर्ड कंडीशन की अगर बात करूँ, अगर यही एसिडोसिस और ये एल्केलोसिस अगर रेस्पिरेटरी की वजह से, तो हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी। हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और फोर्थ वन अपने पास में है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो अपने पास में चार कंडीशन है, हम एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर चार प्रकार की जो कंडीशन है वो कंडीशन का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली रेस्पिरेटरी सॉरी मेटाबॉलिक 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 एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, इससे पहले एक चार्ट आपको मैं बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा। देखो चार्ट के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं, एक टेबल आपको बना के दे रहा हूँ मैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इजी रहेगा इसको किसको, एसिड बेस इम्बैलेंस को क्लियर के लिए, राइट। सबसे पहली बात, एक तरफ तो आप लिखो कंडीशंस, एक तरफ आप लिखोगे कंडीशन, एक तरफ आप लिखोगे पीएच,
ओके। एक तरफ आप लिखोगे PaCO2, PaCO2, और एक तरफ आप लिखोगे बाइकार्बोनेट आयन। हम देखेंगे एक्चुअली कौन सी कंडीशन में क्या अराइज होगा, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपके पास में थी वो कंडीशन है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखिए होता क्या है कि हम बॉडी को बेस मानते हैं, हम क्या मानते हैं, बॉडी को बेस मानते हैं, और बॉडी को हम बेस मानते हैं तो उसका मतलब होता क्या है कि अगर बॉडी को बेस मानोगे तो बॉडी की पीएच एक्चुअली कितनी होनी चाहिए, 7.35 टू 7.45, यानी आपकी बॉडी जो है, हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो कौन सी कंडीशन पे जो है वो सरवाइव कर रही है, तो वो एल्केलाइनिक रीजन पे क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि 7.35 टू 7.45 यानी 7 से अब वो जा रहा है, तो वो स्लाइडली क्या है, आपकी बॉडी एल्कलाइन है, राइट। ओके, हम इसको अगर बेस मानते हैं, तो अगर आपकी बॉडी, इसको अगर आप आधार मानते हो, तो 7.35 से अगर पीएच आपकी बॉडी की कम जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको हो रहा है एसिडोसिस। क्या हो रहा है, एसिडोसिस। और अगर आपकी बॉडी में 7.45 से अगर बॉडी की पीएच आपकी क्या जा रही है, एक्सीड जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको हो रहा है एल्केलोसिस। क्या हो रहा है, एल्केलोसिस। ओके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट वन कंडीशन आपके पास में है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर है तो आपको पता है पीएच आपको श्योर क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। पीएच क्या देखने को मिलेगी, आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट, PaCO2, यानी आपको पता है कि PaCO2 जो है आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अनचेंज देखने को मिलेगी। अनचेंज क्यों देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ ये रेस्पिरेटरी है। हम मेटाबॉलिक की बात करें तो मेटाबॉलिक में इन्वॉल्व होगा आपके जीआई की कंडीशन, तो आपके रेस्पिरेटरी जो कंडीशन है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो PaCO2 जो है वो क्या रहेगा, आपका अनचेंज रहेगा। मैं कंपनसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो PaCO2 जो है इसमें क्या रहेगा, चेंज रहेगा। और आपको पता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर पीएच आपको डिक्रीज देखने को मिल रही है, तो आपको पता है कि एक्चुअली बाइकार्बोनेट आयन जो है आपकी बॉडी के अंदर, अगर दोनों ही कंडीशन में अगर आपका एसिड जो है वो रिटेन रहता है, या फिर आपका एसिड की तुलना में अगर बेसिक जो रीजन है आपको बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आपकी बॉडी से निकल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन की अगर बात करूं, अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, तो बाइकार्बोनेट आयन आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगी। जब हम कंडीशन पढ़ेंगे उस कंडीशन में मैं आपको क्लियर करके चलूंगा सारी चीजें। ओके, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है तो इसमें पीएच आपको कम देखने को मिलेगी, PaCO2 जो है आपको अनचेंज देखने को मिलेगा, और बाइकार्बोनेट आयन जो है आपको वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की अगर बात करें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। पीएच जो है आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी, और कितने से इंक्रीज देखने को मिलेगी, 7.45 से आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पता है कि वो दोबारा मेटाबॉलिक आ रहा है, तो मेटाबॉलिक में PaCO2 जो है वो क्या रहेगी, आपकी अनचेंज रहेगी। PaCO2 जो है क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। और यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट जो आयन है वो आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। ओके, राइट। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो थर्ड वन कंडीशन मेरे पास में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आपको पीएच जो है वो सीधी सी बात है आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी, भले ही रेस्पिरेटरी हो या फिर मेटाबॉलिक हो, दोनों ही कंडीशन में, एसिडोसिस की कंडीशन में आपको पीएच जो है वो क्या है, देखने को मिल सकती है। अब बात आ रही है रेस्पिरेटरी की, तो रेस्पिरेटरी में PaCO2 के अंदर आपको जो रेस्पिरेटरी में PaCO2 जो है वो आपको क्या देखने को मिलती है, इंक्रीज देखने को मिलती है, राइट। और आपको बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, मेटाबॉलिक से। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी, तो ये क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के लिए क्या बोल सकता हूँ, पीएच जो है आपको, वो पीएच आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपके PaCO2 जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया था कि एक्चुअली में आपका CO2 जो है वो CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ओके,
अच्छा, यहाँ पे आपको बाइकार्बोनेट जो है वो सीधी सी बात है, बाइकार्बोनेट आयन आपको अनचेंज देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छा, अब बात आती है कि सर अगर कंपनसेट की अगर मैं बात, अगर चारों में अगर कंपनसेट होता है तो कंपनसेट में क्या बोल सकता हूँ? देखो, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर कंपनसेट होता है, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर कंपनसेट होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 जो है वो PCO2 आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। सॉरी, PCO2 जो है आपको क्या देखने को मिलता है इसमें? डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि PCO2 का नेचर जो है कैसा होता है? एसिडिक होता है, राइट? तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की, अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में आपको PCO2 जो है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा कंपनसेटरी कंडीशन में, कंपनसेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर कंपनसेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट आयन आपको डिक्रीज देखने को मिलेंगे, राइट? ये एक टेबल हो गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन की। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपके पास में आती है वो आती है आपकी, हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और मेटाबॉलिक को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं एक्चुअली कि सीधी सी बात एसिडोसिस में किस किस को बोल सकता हूँ? बॉडी को बेस मानूं तो पीएच कितने से कम? 7.35 से कम आएगी उस कंडीशन को मैं एसिडोसिस बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत? अच्छा, बाइकार्बोनेट आयन अगर क्या हो रहे हो आपके? कम आ रहे हो। बाइकार्बोनेट आयन आपके क्या हो रहे हैं? कम आ रहे हैं। उस कंडीशन में भी आपको क्या हो सकती है? एसिडोसिस हो सकती है, राइट? अच्छा, PCO2 जो है PCO2 जो है अगर वो आपकी क्या हो रही हो, आपकी बॉडी में बढ़ रही हो, उस कंडीशन में भी हम क्या बोलेंगे? आपको क्या हो सकता है? आपकी बॉडी किसकी तरफ जाएगी? एसिडोसिस की तरफ जाएगी, राइट? ओके। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं आपको H प्लस आयन क्या है, बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी कहाँ जा रही है? एसिडोसिस, राइट? ये कंडीशंस आ गई। नेक्स्ट मैं बात करूँ एल्केलोसिस की। मैं रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक की बात नहीं कर रहा, मैं जिस कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में पीएच आपको कितने से कम, सॉरी ज़्यादा, 7.45 से आपको पीएच क्या मिलेगी? देखने को ज़्यादा मिलेगी, ग्रेटर, राइट? बाइकार्बोनेट आयन अगर आपको बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी कहाँ जा रही है? एल्केलोसिस की तरफ जा रही है। PCO2 जो है आपको अगर क्या देखने को मिल रही है? PCO2 जो है आपको बढ़ी हुई कम कम देखने को मिल रही है। PCO2 जो है, सॉरी, आपको कम देखने को मिलती है। उस कंडीशन में आपकी बॉडी कहाँ जाएगी? एल्केलोसिस की तरफ जाएगी। बाइकार्बोनेट आयन आपको कम देखने को मिलेंगे, या मैं बोलूँ H प्लस आयन आपको कम देखने को मिलेंगे और बाइकार्बोनेट आयन आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी कहाँ जाएगी? एल्केलोसिस की तरफ जाएगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वन कंडीशन में डिस्कस करूँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए क्या बोल सकता हूँ? पीएच मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? पीएच लेस देन 7.35। पीएच क्या आ जाएगी आपकी? 7.35 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किस कारण से? या तो आपकी बॉडी में किसी भी कारण से एसिड का क्या हो रहा हो? रिटेंशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? एसिड का रिटेंशन हो रहा हो। अगर एसिड का आपकी बॉडी में रिटेंशन हो रहा है तो आपकी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, जो कि आपकी पीएच को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और पीएच को अगर डिक्रीज करेगा तो बॉडी की बेस जो पीएच है वो 7.35 से क्या जाएगी? कम जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एसिडोसिस बोलेंगे। किसकी वजह से हो रहा है? आपकी जीआई के अंदर या तो एसिड का रिटेंशन हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ बाइकार्बोनेट आयन जो है
बाई कार्बोनेट आयन जो है वो क्या हो रहे हैं आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं। उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी की पीएच क्या रही डाउन हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन जो आपकी डिनोट करेगी वो करेगी मेटाबॉलिक को क्या करेगी, मेटाबॉलिक को क्या करेगी, डिनोट करेगी। और केस अगर पीएच 7.35 से कम जा रहा है, मतलब किसका हुआ, एसिडोसिस का हुआ, तो हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्या बोल सकता हूँ, पीए जो है आपकी बॉडी की 7.35 से कम जा रही है, किसकी वजह से, या तो आपकी बॉडी में एसिड जो है रिटेन हो रहा है, या फिर बाइकार्बोनेट आयन जो आपकी बॉडी में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उस कंडीशन की वजह से आपको मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे एक्चुअली कि सर कोजेज जो है वो कोजेज कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, किस किस कारण से आपको मेटाबॉलिक एसिड जो है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है आपको अराइज हो सकती है। यहाँ पे सबसे पहला बात जो है वो आपको है डायबिटिक, डायबिटिक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर होता क्या है कि आपको पता है कि जब आपकी बॉडी में डायबिटीज मलाइटिस होता है, तो उस डायबिटीज मलाइटिस की कंडीशन में यहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी के रूप में फ्यूल के लिए आपकी फैट जो है उस फैट का क्या करती है, मेटाबॉलिज्म क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है, क्या कर देती है, मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या कर देती है, फैट का स्टार्ट कर देती है। तो फैट का मेटाबॉलिज्म अगर होता है उस कंडीशन में आपके बदले में क्या बनती है, कीटोन बॉडीज जो है वो कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिलती है। और ये कीटोन बॉडीज जो है, इन कीटोन बॉडीज का नेचर जो है वो कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर होता है। तो कीटोन बॉडीज आपकी बॉडी में बढ़ेंगे तो डायबिटीज मलाइटिस जो है उस कंडीशन में आपको पीएच जो है वो पीएच आपको क्या है, कम करेगी। और पीएच अगर कम करेंगी तो उस कंडीशन में जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है उस कंडीशन में उसको, उस वाले पेशेंट में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन जो है देखने को मिल सकती है। और याद रखना डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में डायबिटिक जो मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको डायबिटिक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के नाम से भी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मतलब सीधी सी बात है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही हो रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है, कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड अकुमुलेशन। नेक्स्ट अपना जो कोजेज है वो है लैक्टिक एसिड अकुमुलेशन, लैक्टिक एसिड अकुमुलेशन। और देखिए लैक्टिक एसिड अकुमुलेशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब आपकी बॉडी किसकी कंडीशन में हो, शॉक की कंडीशन में। और शॉक में क्या बोल सकते हैं, शॉक के लिए एक टर्म में काम में लेता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं हाइपो परफ्यूजन। हाइपो परफ्यूजन मतलब किसी भी प्रकार के टिश्यूज को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपो परफ्यूजन बोलते हैं। और हाइपो परफ्यूजन के लिए क्या बोल सकता हूँ, शोक जो है उस शोक में क्या होता है, हाइपो परफ्यूजन होता है, राइट। तो आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, आपकी बॉडी में मसल्स हैं, टिश्यूज हैं ऐसे जो आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, काम करते हैं। किसके काम करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। अगर वो लेक ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, उस कंडीशन में आपको पता है कि वहाँ पे आपकी जो टिश्यूज हैं, मसल जो है वो क्या हो जाती है, टायर्ड हो जाती है। और टायर्ड होने की वजह से क्या प्रोड्यूस करती है, लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड आपको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और ये लैक्टिक एसिड ही आपको क्या करवाता है, दर्द का क्या करवाता है, एहसास करवाता है। और ये लैक्टिक एसिड का नेचर जो है कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है तो लैक्टिक एसिड आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो आपको कोज करवा सकता है, राइट। सेकंड अपना ये है कोजेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया की कंडीशन में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो हो सकता है। कैसे हो सकता है यार, देखिए यहाँ पे जब हम जीआई की बात करें तो जीआई की अगर मैंने देखो यहाँ पे बात करी थी तो मैंने बोला था कि यहाँ पे, यहाँ तक का पाइलोरी से नीचे वाला रीजन जो है वो कैसा है, बाइकार्बोनेट मोस्ट ऑफ देखने को मिलेंगे। यहाँ ऊपर जो है इसकी तरफ एसिडिक नेचर है, एचसीएल वगैरह जो है, राइट। सपोज इस वाले पेशेंट को
प्रोलोंग्ड क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। अगर इसको प्रोलोंग्ड अगर डायरिया हो रहा है तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जो है ये आपके डायरिया के साथ में क्या है, रिमूव आउट होंगे। अगर डायरिया के साथ में रिमूव आउट होंगे तो यहाँ पे इस एसिड की तुलना में यहाँ का लेवल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायरिया वाले पेशेंट को जो है क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। किसमें, डायरिया वाले पेशेंट में। अगर वोमिटिंग की बात करूँ तो वोमिटिंग एसिड कंटेंट जो है वो वोमिटिंग के साथ में ज़्यादा निकल जाएगा एसिड कंटेंट, तो उसकी तुलना में बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बढ़ जाएंगे। उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के चांसेस होते हैं, राइट। अगर क्वेश्चन की बात करूँ, एक क्वेश्चन है, सपोज एक पेशेंट वार्ड में एडमिट है और उसको प्रोलॉन्ग जो है वो डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में नर्स को मोस्टली कौन सा रिस्क जो है उसको असेस करना चाहिए, तो उसको असेस करना चाहिए डायरिया की कंडीशन में जो है, डायरिया की कंडीशन में आपको मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं पेशेंट को, राइट। अगर मैं वोमिटिंग की बात करूँ तो वोमिटिंग के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होने के ज्यादातर क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, राइट। ओके, तो सीवियर डायरिया जो है उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट अपने पास में कोजेज है। अगर कोई पेशेंट है, सपोज सपोज हाइपरटेंसिव पेशेंट है, और हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है उसमें आपकी ब्लड थिनर चलती है, डॉक्टर ब्लड थिनर जो है वो ब्लड थिनर दे रखता है उसको, और जिस ब्लड थिनर को अपन बोलते हैं मोस्टली एस्पिरिन, क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। और ये एस्पिरिन ड्रग डोज डिपेंडेंट ड्रग होती है, ठीक है, डोज के ऊपर आपकी क्या करती है, काम करती है, राइट। लो डोज में अलग काम करती है और हाई डोज में अलग काम करती है। तो एस्पिरिन जो है वो एक्चुअली में क्या है, ब्लड थिनर है। और इसका जो साल्ट होता है वो साल्ट होता है, केमिकल नेम जो इसकी अगर मैं बात करूँ वो होता है एसिटाइल एसिटाइल सैली सैलिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। और एस्पिरिन जो है, ये एस्पिरिन आपका क्या करता है, अगर प्रोलोंग्ड पर्सन जो है वो क्या करता है कि आपका एसिड, अगर एस्पिरिन जो है वो एस्पिरिन क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उस कंडीशन में उसको ड्यू टू एसिड की वजह से मेटाबॉलिक जो है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। और एस्पिरिन जो है आपका एक सिंड्रोम कोज करवाते हैं, इसको बोलते हैं रेस सिंड्रोम। ओके, वो फर्दर वी विल डिस्कस, राइट। ओके, ये आपके कुछ कॉजेस थे। लास्ट कॉजेस अपने पास में है, वो है माल न्यूट्रिशन। वो है माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन में आपको पता है कि पर्सन जो है वो क्या करता है, बाहर से जो है फूड जो है वो फूड कंटेंट नहीं ले पाता। उस कंडीशन में फाइनल स्टेज में जब आपका लीवर जो है, देखिए लीवर जो है आपका ग्लूकोज जो है वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब ग्लाइकोजन आपकी बॉडी से खत्म हो जाएंगे, लॉन्ग टाइम तक अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, उस कंडीशन में बॉडी के पास में ऑप्शन होता है कि आपकी फैट जो है वो फैट को डिपॉजिट करके वहां से आपकी क्या बनाए, एनर्जी प्रोड्यूस करे, राइट। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि फैट का अगर मेटाबॉलिज्म होगा उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज बनेंगी, और कीटोन बॉडीज बनेंगी तो कीटोन बॉडीज का नेचर जो है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो आपको क्या करवा सकता है, मेटाबॉलिक वाले पेशेंट को, माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है कोज करवा सकता है, राइट। ओके, क्लिनिकल्स की अगर बात करूं, साइन सिम्टम की अगर बात करूँ, तो किसी को अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उस कंडीशन में उसको एक्चुअली क्या होगा, तो क्लिनिकल्स उसमें आपको हेडेक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा उसमें आपको। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले में क्या आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, साथ में आपको ड्राउजीनेस जो है वो ड्राउजीनेस भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इस कंडीशन में आपको हाइपरकेलेमिया जो है, हाइपरकेलेमिया आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पोटेशियम जो है वो पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम मोस्टली मोस्टली अगर बात करूँ तो सेल के अंदर आपका पोटेशियम अवेलेबल होता है, राइट। और बाहर की तरफ आपका मोस्टली जो है वो सोडियम होता है। यहाँ अगर देखें, यहाँ मैं बोलूँगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन चल रही है, तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर H प्लस आयन जो है वो आपको बड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे H प्लस आयन आपको बड़े हुए देखने को मिल रहे हैं ECF के अंदर। तो यहाँ पे ECF जो है जब आपकी बॉडी कंपनसेट करना स्टार्ट करेगी, तो उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट सॉरी H प्लस जो है वो सेल के अंदर जाएंगे। और H प्लस जो है वो सेल के अंदर जाएंगे तो बाहर इसकी यहाँ पे एक दूसरे के साथ में H प्लस और पोटेशियम नहीं रहेंगे।
तो पोटेशियम बदले में क्या आएंगे, बाहर आएंगे, तो उस कंडीशन में आपको हाइपरकैलेमिया जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। ओके, मोस्टली जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जो मॉनिटर करने के लिए, जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट को, करना चाहिए आपको हाइपर, यानी पोटेशियम के लिए उसको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें आपको रेस्पायरेशन जो है, रेस्पायरेशन के लिए मैं क्या बोलूँ, रेस्पायरेशन में आपको अगर किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उस कंडीशन में उसको कुस्मोल 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 रेस्पायरेशन जो है आपको देखने को मिलेगी, कुस्मोल ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगी। और कुस्मोल ब्रीदिंग एक्चुअली होता क्या है कि पेशेंट जो है वो डीप ब्रीथ करेगा और रिपीटेटिव करेगा, राइट। तो उस कंडीशन में उस इस वाले जो ब्रीदिंग है उसको बोलते हैं कुस्मोल ब्रीदिंग। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुस्मोल ब्रीदिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, आपको जो है कुस्मोल ब्रीदिंग जो है देखने को मिलती है, राइट। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो बचा हुआ है इसका मैनेजमेंट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।